गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेनटी इन्फोटेक। तो मैं हूँ आस्था, आपकी साइंस की टीचर। और जो हम साइंस के अंदर आजकल कर रहे हैं वो है भौतिक विज्ञान यानी कि फिज़िक्स। ठीक है, तो फिज़िक्स का काफ़ी कुछ हो चुका है और आजकल जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, गुरुत्व बल। ठीक है, तो इसके बारे में आजकल हम पढ़ रहे हैं और हमने काफ़ी कुछ जो है इसके बारे में, इस फोर्स के बारे में पढ़ा भी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही जानने की ज़रूरत होती है कि ये बल है किस तरह का बल। ठीक है, ये बल क्या करता है, कहाँ काम करता है, किस तरह से काम करता है, तो वो सब कुछ जो है हमने जानने की कोशिश की। ठीक है, तो हमें पता लगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक आकर्षण बल है, वह एक संरक्षी बल है और वह एक बिना संपर्क के कार्य करने वाला बल है। ठीक है, उसके बाद में हमने इसका नियम पढ़ा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा। तो सबसे पहले तो इसका नियम जो था वो किसने दिया था? न्यूटन ने हमें इसका नियम दिया था। और उस नियम के अंदर उन्होंने हमें क्या बोला कि F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, वो क्या था, कैसे आया, ठीक है, वो सब जो है हमने ऑलरेडी अपने लेक्चर के अंदर किया है। ठीक है, तो उसमें फिर हमने पढ़ा कि कैपिटल G क्या होता है, वो एक नियतांक होता है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, तो G की वैल्यू क्या रहती थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, यूनिट पूछेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। ठीक है, उसमें और वो किस तरह की एक राशि है, तो ये सब जो है हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने पृथ्वी के बारे में बात की कि जो पृथ्वी पे गुरुत्व बल है वो क्या है। ठीक है, पृथ्वी पे जो गुरुत्व बल है उसको हम किससे लिखते हैं? स्मॉल g से। वो केवल पृथ्वी के लिए है। ठीक है, वो पृथ्वी पे ही है। ठीक है, एक जो कैपिटल G है वो तो पूरे ब्रह्मांड के लिए है। ठीक है, लेकिन जो सिर्फ पृथ्वी की बात की जाए तो जो एक स्मॉल g जो है उसको हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी के लिए त्वरण। ठीक है, g, तो हम g के बारे में हमने बात की। तो g के बारे में हमने बात की कि g की वैल्यू क्या है। ठीक है ना, g वो चीज़ है जो हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचती है। ठीक है, तो ऐसा गुरुत्व बल जो हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। ठीक है, तो g की वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, देन इसका ये किस तरह की राशि है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। तो ये सब जो है हमने अपने टॉपिक में अभी तक कवर किया है। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इसका होने वाला है वो है पृथ्वी पर g के मान में परिवर्तन। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर g के मान में किस तरह से परिवर्तन आता है। तो मैं ऑलरेडी मैंने ये बात बोली थी कि जो हमारी g है वो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पे एक जैसी है सारी जगह, नहीं, ऐसा नहीं है। जो g है वो बदलता रहता है। ठीक है, g जो है वो बदलता रहता है, लेकिन एक कांस्टेंट वैल्यू इसलिए लेनी पड़ती है क्योंकि देखो हर जगह जाएंगे। ठीक है ना, पृथ्वी है, अब ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है ना, पृथ्वी पे बहुत सारी जगहें हैं। ठीक है, अब हम कहीं भी जाए, ठीक है, इस g की वैल्यू जो है ना वो परिवर्तित होती रहती है। लेकिन वही बात है कि हमें एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए होती है चीज़ की, इसीलिए ताकि हर जगह वो चीज़ एक जैसी लेके जो है एक कांस्टेंट चीज़ बनी रहे। ठीक है, अब वही है बात कि मान लीजिए इंडिया के लोग इसकी वैल्यू कुछ और ले लेते हैं ना, अमेरिका के कुछ और ले लेते, नेपाल के कुछ और ले रहे हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के कुछ और ले रहे हैं, तो क्या होता? पढ़ाई में गड़बड़ हो जाती। ठीक है ना, वहाँ के बच्चे कुछ और पढ़ रहे, इंडिया के बच्चे कुछ और पढ़ रहे, साइंटिस्ट भी जो खोज करते वो क्या होता, उसमें भी फ़र्क आ जाता। इंडिया के साइंटिस्ट बोलते हैं हम सही हैं, अमेरिका के साइंटिस्ट बोलते हैं हम सही हैं। ठीक है, तो इसलिए इसकी एक एवरेज वैल्यू जो है ना वो निकाल ली जाती है। जैसे आपके मैंने कल भी बोला था कि आप लोग, हमारे एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है ना, तो एग्ज़ाम में हमें
10 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, लेकिन बाद में परसेंटेज जो है मिलती जो है हमें, अगर 70% मार्क्स लिए हैं तो इसका मतलब क्या है कि हर सब्जेक्ट के अंदर हमने 70 मार्क्स लिए हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से है कि एक एवरेज वैल्यू ले ली, सारी जगहों की वैल्यू इकट्ठी करी और उनका एक एवरेज निकाल दिया, इंडिया में इतनी है, अमेरिका में इतनी है, अफ्रीका में इतनी है, सारे की एक वैल्यू ली और उसका एवरेज निकाला। तो जी की जो हमारे एवरेज वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 9.8। बट ऐसा नहीं है कि पूरी पृथ्वी पे यही वैल्यू है, यहाँ कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। तो ऐसे जो है इसकी वैल्यू ना, इसका मान बदलता रहता है। तो वही हमने पढ़ना है कि किस तरह से जी जो है उसका मान हमारी पृथ्वी पे या पृथ्वी के बाहर किस तरह से हमारे वेरी करता है, ठीक है। अब देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और हमारी पृथ्वी पे हम मानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी का सरफेस है ये बाहर, ये जो हमारा पृथ्वी का सरफेस है, हम इस पे मानते हैं कि जो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे ज़्यादा जो है वो पृथ्वी के तलों पे है, मतलब पृथ्वी के सरफेस पे जा सबसे ज़्यादा है बाहर, ठीक है। मतलब पृथ्वी के, अगर हम सरफेस को देखें तो पृथ्वी के सरफेस पे सबसे ज़्यादा जो है जी का मान रहता है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है पृथ्वी पर जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बना, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, कि जी का मान, सबसे पहला जी का मान, ठीक है, यानी कि वैल्यू, ठीक है, या जी जो है सबसे अधिक, जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर है, पृथ्वी पर कहाँ पर है, ठीक है। आप उसको पूरा लिख सकते हैं कि पृथ्वी पर जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है, यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारी जी है इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है, मतलब जी जो है ना, आकर्षण बल जो है वो सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर कहाँ पर है, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या बोला था, मैंने अभी आपको जो बोला, मैंने बोला कि पृथ्वी जो है उसके तल पे, यानी कि उसके सरफेस पे जो आकर्षण बल है वो सबसे ज़्यादा है। तो अगर पृथ्वी के सरफेस पे आकर्षण बल सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, पृथ्वी के तल पर, सरफेस पे अगर आकर्षण बल सबसे ज़्यादा है तो हम क्या नाम देंगे कि पृथ्वी पर कहाँ पे जी का मान सबसे अधिक है, उसके ध्रुवों पर, उसके ध्रुवों पर, पोल्स। आपको पता है ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं ध्रुव। ठीक है, तो जी का मान सबसे अधिक कहाँ है, ध्रुवों पर है, ठीक है। अब ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक क्यों है, जी का मान सबसे अधिक ध्रुवों पर क्यों है। अब देखिए कल हमने क्या लिखा था कि जी बराबर है जी ये, ठीक है। अब अगर आप इसको देखें, अब अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो इसमें क्या है, जी आपको पता है नियतांक है एक, एम क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान, और नीचे क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जब भी फॉर्मूले में नीचे कोई चीज़ होती है, जो चीज़ फॉर्मूले में नीचे होती है वो जितनी ज़्यादा होती है ना, जितनी ज़्यादा ये होगी उतनी ही कम वैल्यू जो है सामने आती है। मतलब डिवाइड में नीचे जो अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो आपका जो सामने वाली वैल्यू है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो बहुत कम आती है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या ज़्यादा है
ठीक है। जहाँ पर इस फॉर्मूले से ये पता चलता है, अगर आप थोड़ा सा सोचें, कि जहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या ज़्यादा है वहाँ पर g का मान कम है, ठीक है। और अगर हम देखें कि पृथ्वी की त्रिज्या सबसे कम कहाँ होगी, पोल्स पे, ठीक है ना। पोल्स पे पृथ्वी की त्रिज्या बहुत कम होगी। सबसे कम पृथ्वी की त्रिज्या कहाँ है, ध्रुवों पर, ठीक है। इसलिए ध्रुवों पर g का मान सबसे ज़्यादा है, ठीक है। जहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या सबसे ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पर g का मान भी सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं मैथ्स के उसमें समझाती हूँ आपको, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास है कि a इज इक्वल्स टू 12/3, ठीक है। और एक है a इज इक्वल टू 12/4, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसी चीज़ है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या आई, इसमें a की वैल्यू क्या आई, 3 को 12 से करेंगे ये क्या आ जाता है 4, 12 को 4 से करेंगे ये क्या आ जाएगा 3। अब क्या आप लोगों ने देखा कि नीचे जब वैल्यू a की वैल्यू ज़्यादा कब आई, जब नीचे वैल्यू कम थी। जब वैल्यू नीचे ज़्यादा होगी, 4 3 से बड़ा है, जब नीचे वैल्यू ज़्यादा हुई तो a की वैल्यू कम आई, ठीक है। और जब नीचे वैल्यू जो है वो कम थी तो a की वैल्यू ज़्यादा आई, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ चलती है। जहाँ पृथ्वी की त्रिज्या सबसे कम होगी वहाँ पर इस g का वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, और जहाँ पृथ्वी की त्रिज्या सबसे ज़्यादा होगी वहाँ इसकी वैल्यू जो है वो कम आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि क्यों पृथ्वी के ध्रुवों पर g का मान सबसे अधिक है, क्योंकि वहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो बहुत छोटी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया, आप इसका आंसर लिख सकते हो कि g का मान सबसे अधिक कहाँ है, पोल्स पर, यानी कि ध्रुवों पर, ठीक है। पहला आंसर। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। g का मान सबसे कम कहाँ पर है, ठीक है। पहले उन्होंने पूछा g का मान सबसे अधिक कहाँ है, आपने बता दिया ध्रुवों पर। अब ये पूछ रहे हैं g का मान सबसे कम कहाँ पर है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है और फॉर्मूला आप देख रहे हो, तो मैंने अभी क्या बोला कि जहाँ पृथ्वी की त्रिज्या सबसे ज़्यादा होगी, जहाँ पृथ्वी का रेडियाई सबसे ज़्यादा होगा, g की वैल्यू वहाँ सबसे कम हो जाएगी। और अगर आप अपनी पृथ्वी को देखोगे ध्यान से तो पृथ्वी की त्रिज्या भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा होती है, तो मतलब भूमध्य रेखा पर g का मान सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पृथ्वी की भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर। तो इसका आंसर क्या हो गया, इक्वेटर। g का मान सबसे कम कहाँ पर है, भूमध्य रेखा पर यानी कि इक्वेटर पर, ठीक है। तो शायद आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही है, ये कंसेप्ट, ठीक है। वैसे तो देखो आप जो है सीधा इस चीज़ को लर्न ही करते हो कि g का मान सबसे ज़्यादा है ध्रुव पर, g का मान सबसे कम है भूमध्य रेखा पर। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट जो है वो समझ आ रहा है, अगर आप कंसेप्ट समझने की कोशिश करोगे कि g का मान सबसे कम कब होगा, g का मान सबसे ज़्यादा कब होगा, तो आपको ये चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको ये सेट हो जाएंगी माइंड में, ठीक है। ऐसा नहीं होगा फिर कि अगर आपने इस चीज़ को 1 महीना नहीं पढ़ा तो आप इसको भूल जाओगे। अगर आपने ये चीज़ समझ ली है कि भाई g का फॉर्मूला है कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। g द्रव्यमान पृथ्वी का और पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर, ये चीज़ आपने समझ ली। और अगर आप इस चीज़ को भी समझ चुके हैं कि नीचे वैल्यू अगर ज़्यादा है, अगर पृथ्वी की त्रिज्या जहाँ ज़्यादा है वहाँ g का मान उतना ही कम होगा। जहाँ पृथ्वी की त्रिज्या सबसे
कम होगी तो जी वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। और अगर आप अपनी पृथ्वी को देख सकते हो, आपको पता है आपकी पृथ्वी कैसी है, तो आप साफ साफ बता सकते हो कि पृथ्वी के ध्रुवों पर उसकी त्रिज्या सबसे कम है, तो जी सबसे क्या हो गया, अधिक। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर इसकी त्रिज्या सबसे बड़ी है, तो जी का मान क्या हो गया, सबसे कम। ठीक है, तो ये तो दो बातें होगी जो बहुत ज़्यादा आपसे पूछी जाती है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन, पृथ्वी के तल यानी कि सरफेस, पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाने पर, ठीक है, जी के मान पर क्या असर होगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, कि अगर आप पृथ्वी के तल को छोड़कर, ठीक है ना, ऊपर की ओर जाए, कि अगर आपने अपनी पृथ्वी छोड़कर आप पृथ्वी से ऊपर की ओर निकल रहे हो तो जी, उस वक्त जी के मान पर क्या असर होगा। ठीक है, तो ये है पृथ्वी का तल, ये बाहर पृथ्वी का सरफेस है। ठीक है, आप अपनी पृथ्वी के सरफेस को छोड़ के जा रहे हो। ठीक है, और जाना किस तरफ है, ऊपर की ओर। ठीक है, मैंने ये भी बता दिया है कि आप पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जा रहे हो तो फिर क्या असर होगा। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था कि पृथ्वी के तल पर, पृथ्वी को अगर हम देखें तो पृथ्वी के तल पर जी का मान सबसे अधिकतम होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, जी का मान घटेगा ही घटेगा। ठीक है, तो पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर अगर आपने पृथ्वी को छोड़ा और आप पृथ्वी को छोड़कर ऊपर की ओर जा रहे हो तो जी का मान जो है वो कम होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, जब आप पृथ्वी को छोड़ रहे थे तो उसका जी क्यों कम हो गया। अब आप पृथ्वी पर ही नहीं हो, अब जब आप पृथ्वी पर ही नहीं हो तो ये वैल्यूज़ भी तो कम हो रही हैं। ठीक है ना, अगर आप पृथ्वी पर हो तो पृथ्वी का द्रव्यमान आ गया, अब आप पृथ्वी को छोड़ के धीरे धीरे जा रहे हो तो ये वैल्यूज़ भी तो कम होती है। पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या, आप पृथ्वी को छोड़ रहे हो तो ये वैल्यू भी तो कम होगी फॉर्मूले के अंदर, तो जी का मान क्या होगा, कम ही होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, हमारी पृथ्वी पे जी का मान सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जी, स्मॉल जी का। ठीक है, तो अगर आप पृथ्वी को छोड़ोगे तो ऑफकोर्स सी बात है कि वो क्या होगा, कम ही होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या होगा कि पृथ्वी के तल से नीचे की ओर जाने पर। ठीक है, तो याद रखो, तुम पृथ्वी को, उसके सरफेस को, पृथ्वी के तल को छोड़ के ऊपर जाओ, ठीक है, चाहे नीचे जाओ, जी का मान दोनों ही केस में घटेगा। ठीक है, आप पृथ्वी को छोड़ के कहीं भी निकलोगे जी का मान घटेगा, क्योंकि अब आप दूर जा रहे हो। अब दूरी जितनी ज़्यादा बढ़ती है ना, ये फोर्स कम होता जाता है। वो हमने कहाँ पढ़ा था, वो हमने कैपिटल जी के फॉर्मूले में पढ़ा था कि जो हमारा आर है यानी कि डिस्टेंस है, वो जितना ज़्यादा होगा ये बल उतना ही कम हो जाता है। ये बात ध्यान में रखिए, दो चीज़ों के बीच में जैसे जैसे दूरी बढ़ती रहेगी ये आकर्षण बल कम होता रहता है। ठीक है, तो दूरी जितनी ज़्यादा आकर्षण बल उतना कम। तो आप पृथ्वी को छोड़ के जा रहे हो तो पृथ्वी का आपके ऊपर जो आकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा, कम। इसलिए पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाने पर जी का मान जो है उस पर क्या असर होगा, कम होगा। इट विल डिक्रीज। ठीक है, और अगला क्वेश्चन भी सेम बनता है। ठीक है, आपको ऊपर की जगह अब नीचे की ओर जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यही होगा, सेम आप लिख लेना इसको कि पृथ्वी के तल से, ठीक है, आपको सिर्फ लिखना है नीचे की ओर जाने पर। ठीक है, नीचे की ओर जाने पर जी पर क्या असर होगा,
तो तब भी क्या होगा, जी जो है वो कम होगा। ठीक है, तो पृथ्वी के तल को, पृथ्वी के सरफेस को, पृथ्वी को छोड़ के अगर आप जा रहे हो तो जी, पृथ्वी का आकर्षण बल आप पर कम होगा। तो पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाने पर या पृथ्वी के तल से नीचे की ओर जाने पर जी पर क्या असर होगा, वो कम होगा। ठीक है, ये बात भी हो गई। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, 5th पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको हैशटैग लगा लीजिए। ठीक है, अब है पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या है। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट सेंटर ऑफ अर्थ। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या है। ठीक है, तो पृथ्वी के केंद्र में, आप समझ रहे हो, पृथ्वी का केंद्र, आपको कहाँ पहुँचना है, आपको कहीं, अगर ये तो एक 3D पिक्चर नहीं है, बट अगर हम इसको 3D पिक्चर बनाएं तो पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र में पहुंचना है, और वो भूमध्य रेखा नहीं है। ठीक है, भूमध्य रेखा तो बिल्कुल बाहर बाहर है। ठीक है ना, अब कुछ यहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये है तो भूमध्य रेखा तो ये बाहर बाहर है, उसका सेंटर कहाँ होगा, अंदर। आप फॉर एग्जांपल आप बॉल ले लीजिए। ठीक है ना, आपके पास एक बॉल होती है, प्लास्टिक की बॉल है। ठीक है, तो प्लास्टिक की बॉल जो है उसके जो बिल्कुल बीच में जो है, उसके जो बिल्कुल बीच में जो है वो कहाँ है, उसके अंदर बॉल का सेंटर कहाँ होता है, उसके अंदर। वैसे ही पृथ्वी का जो केंद्र है वो कहाँ है, उसके अंदर। ये तो कहाँ, रेखा कहाँ है, बाहर बाहर। ठीक है ना, पृथ्वी पर रेखा, भूमध्य रेखा तो बाहर बाहर है, पृथ्वी का जो सेंटर है वो कहाँ होगा, ये कहीं यहाँ पर। ठीक है, तो वही पूछा है ना कि पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट सेंटर ऑफ अर्थ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछते हैं इस क्वेश्चन को कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या है। तो ये है 0, 0, 0, 0। अगर आप, वैसे तो हम लोग पृथ्वी के केंद्र पर नहीं पहुंच सकते। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र में पहुंचना नामुमकिन ही समझिए। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू घटती रहती है और हम बिना जी के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। आप जैसे जैसे, अब देखिए, वैसे पृथ्वी को आपको क्या लगता है, पृथ्वी में केंद्र की ओर जाने की कोशिश नहीं की होगी, की है। ठीक है, पृथ्वी को खोदा भी गया है, लेकिन एक पॉइंट आता है जिसके बाद आदमी पृथ्वी के नीचे नहीं रह सकता। ठीक है, जब पृथ्वी को खोदा गया, ठीक है, खोदते रहे, ठीक है, कि हमें पृथ्वी में देखना है भी पृथ्वी के अंदर क्या है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, तो पृथ्वी को जब खोदा तो एक पॉइंट ऐसा आया जहां आदमी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि आकर्षण बल कम हो रहा है, आदमी को चक्कर आएंगे, आदमी इधर उधर बजना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये जी ही है जो हमें कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, अगर जी, आकर्षण, पृथ्वी हम पे आकर्षण कम कर दे तो हमारे ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रहेगा, कभी हम इधर लगेंगे, कभी हम उधर लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए एक पॉइंट आया जहाँ आदमी नहीं रह पाया, तो आदमी उससे नीचे जाएगा नहीं, लेकिन मशीन रही। ठीक है, मशीन ने फिर भी खोदना जारी रखा। मशीन को तो आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, है ना, लेकिन एक पॉइंट मशीन का भी ऐसा आया जहाँ सारी मशीनें टूट गई, मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। ठीक है, मतलब उसके नीचे जाना है इम्पॉसिबल। फिलहाल अभी तो इम्पॉसिबल ही समझिए कि हम उस पॉइंट से आगे पृथ्वी के अंदर नहीं जा पाए। ठीक है, खोदना भी मुश्किल, मशीनों ने काम करना बंद कर दिया, जी कम है, ग्रेविटेशन ख़त्म हो गया, तो कैसे जाए। और जब मशीन नहीं काम करेगी तो क्या, कौन जाएगा उसको खोदने। ठीक है, तो एक पॉइंट आया जब हम नहीं जा सकते, और ये इसलिए हुआ क्योंकि पृथ्वी का जैसे 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 हम नीचे जा रहे थे, एक तो ऑक्सीजन लेवल कम होगा पृथ्वी के अंदर। ठीक है ना, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, उससे और ज़्यादा क्या होगा, आप पे आकर्षण बल कम हो रहा है, आपका अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता है।
जाए, तो हम जी के केंद्र पर नहीं पहुंच पाए हैं। इसलिए बोला गया कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जा रहे थे, ठीक है ना, मान लीजिए पृथ्वी के तल पे जी का मान जो था वो 9.8 था, ठीक है ना, जैसे 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 आदमी नीचे खोदता जा रहा था पृथ्वी में, तो जी जो है ना वो घटता जा रहा था। तो इसलिए हम बोलते हैं कि पृथ्वी के केंद्र में जो जी का मान होगा वो क्या होगा, 0, 0। पृथ्वी के केंद्र में कोई जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नहीं है, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र में अगर आप पहुंच गए तो वहाँ ग्रेविटेशन का फोर्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए पृथ्वी के केंद्र में इसका मान जो है वो 0 है, ठीक है। तो ये क्या था, परिवर्तन, कैसे जी परिवर्तित होता है। इसमें एक और पॉइंट भी है। अब देखिए, हमें पता है पृथ्वी क्या करती है, गोल घूमती है, ठीक है। एक तो पृथ्वी क्या है, सूरज के इर्द गिर्द घूमती है और साथ में अपने ही अक्ष पर भी घूमती है, ठीक है ना, अपने एक्सिस पे घूमती है। पृथ्वी क्या क्या करती है, रोटेशन और रेवोल्यूशन, ठीक है। पृथ्वी एक तो सूर्य के चारों ओर घूमने का काम करती है, ठीक है ना, और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, ठीक है। तो अगर हमारी पृथ्वी, ठीक है ना, अभी हमारी पृथ्वी की एक स्पीड है जिससे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है। तो मैं बोलती हूँ अगर पृथ्वी जिस स्पीड से अभी अपने अक्ष पर घूमती है, अगर उसको कम कर दे तो जी के मान पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर धीरे घूमना शुरू कर दे तो उसके जी के मान पर क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहली बात, ठीक है, ये 6th पॉइंट है। सबसे पहली बात तो पृथ्वी की जो स्पीड है, ठीक है ना, पृथ्वी की जो स्पीड है अभी वो है 1 सेकंड में 29.9 किलोमीटर। अभी हमारी पृथ्वी जो है वो 1 सेकंड के अंदर 29.9 किलोमीटर जो है वो घूमती है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना धीमा कर दे, ठीक है, कम हो जाए कि 1 सेकंड में पृथ्वी 20 किलोमीटर जा रही है, ठीक है, कम कर दे स्पीड को अपनी, तो उसके जी के मान पर क्या असर पड़ेगा। तो याद रखिए, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर धीरे घूमना शुरू कर दे तो जी का मान जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर पृथ्वी जो है वो क्या करेगी, स्लो कर देगी, ठीक है, पृथ्वी स्लो घूमना शुरू कर देगी। अगर पृथ्वी हमारी स्लो हो जाती है तो जी का मान जो है वो कम हो जाएगा। आप इसको प्रॉपर अपने पास लिख लीजिए कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर, ठीक है, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर धीरे घूमना शुरू कर दे, ठीक है, तो जी के मान पर क्या असर पड़ेगा। तो जी का मान जो है वो कम हो जाएगा। और इससे दूसरा क्वेश्चन, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर तेज घूमना शुरू कर दे, ठीक है, अभी जितना है उससे और तेज घूमना शुरू कर दे तो जी के मान पर क्या फर्क पड़ेगा। जी का मान जो है वो, अच्छा, एक मिनट, अभी हमने क्या बोला कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर धीरे घूमना शुरू कर दे, ठीक है ना, अगर हमारी पृथ्वी स्लो हो जाए तो जी के मान पर क्या फर्क पड़ेगा। तो जी का मान जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर, ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर स्लो यानी कि धीरा चलना शुरू कर दे तो जी के मान पर क्या असर होगा। तो इसका मतलब है अगर हमारी पृथ्वी अभी से स्लो हो जाएगी तो इसका मतलब है कि जी का मान जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर या कक्ष पर जो है वो स्लो चलना शुरू कर दे तो जी का मान जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है।
गुरुत्व बल बढ़ जाएगा, ठीक है। और इससे ही अगला क्वेश्चन जो है कि अगर पृथ्वी फास्ट घूमना शुरू कर दे, तेज हो जाए, तेज चलना शुरू कर दे, तो जी का मान जो है वो कम होगा, ठीक है। तो इस तरह से परिवर्तन करता है जी, ठीक है। जी इस तरह से परिवर्तित करता है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जो एग्ज़ाम के अंदर पूछते हैं। एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होगा। तो हमारे पोल्स जो हैं, ध्रुव जो हैं, वहाँ पर जी का मान सबसे ज़्यादा रहता है क्योंकि वहाँ पे पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो बहुत ही कम है। अगला है जी का मान सबसे कम कहाँ पर होगा, ठीक है। तो जी का मान सबसे ज़्यादा कम कहाँ पर होगा? भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर, क्योंकि वहाँ पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो बहुत बड़ी है, ठीक है। पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाने पर जी के मान पर क्या असर होगा? तो पृथ्वी के तल को अगर आप छोड़कर ऊपर की ओर जाएंगे या आप पृथ्वी के तल को छोड़कर नीचे की ओर जाएंगे तो जी का मान दोनों ही केस में कम होगा, ठीक है। अगला है पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या है? तो अगर आप पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच जाते हैं तो आप देखेंगे वहां पर जी का मान जो है वो क्या है? 0। अगला है अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर धीरे घूमना शुरू कर दे, ठीक है, जिस स्पीड से अभी घूमती है उसको धीरा कर दे। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर अगर स्लो चलना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि जी का मान जो है वो ज़्यादा होगा। और अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर तेज घूमना शुरू कर दे तो जी का मान जो है वो कम होगा। तो ये है 6 पॉइंट, ठीक है, जो दिखाता है हमको कि जी का मान कैसे परिवर्तित होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको याद रखना है। याद रखिए, समझ लीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब जी का परिवर्तन हमने देख लिया, ठीक है। जी ऐसे ही परिवर्तित करता रहता है पृथ्वी के ऊपर। अब हम देखते, तो अब जो हम करने वाले हैं बच्चों वो क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है वो चल रहा है, ठीक है, और उसमें जो आज हमने टॉपिक किया वो था जी में परिवर्तन, ठीक है। तो बाकी जो है वो हम करेंगे कल। लेकिन अब जो रोज़ हम एक चीज़ करेंगे वो है डेली हम 5 इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे लिखेंगे और लर्न भी करेंगे, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट जो है हम करेंगे क्योंकि इंस्ट्रूमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि एग्ज़ाम के अंदर बहुत पूछी जाती है, ठीक है ना। तो अब जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितने होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो एक साथ उतने जो इंस्ट्रूमेंट हैं लर्न करना इम्पॉसिबली, मतलब पॉसिबल जो है वो बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एक साथ इतने सारी चीज़ों को याद करना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेली अपने लेक्चर के बाद जो हमारा टॉपिक है उसको कवर करने के बाद 5 इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो लर्न करेंगे ताकि डेली 5 होंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो 5 इंस्ट्रूमेंट मैं आपके पास लेके आई हूँ वो है, सबसे पहले तो अल्टीमीटर, ठीक है ना, ऊंचाई मापता है। शायद आप सबको पता है सबको कि अल्टीमीटर जो है वो क्या नापता है? ऊंचाई मापता है, यानी कि मेजर्स एल्टीट्यूड, ठीक है। ए से एल्टीमीटर और ए से एल्टीट्यूड, काफ़ी राइम भी करता है ये अल्टीमीटर एल्टीट्यूड। तो अल्टीमीटर जो है वो ऊंचाई यानी कि एल्टीट्यूड नापता है। दूसरा है एमीटर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो अक्सर एग्जाम के अंदर देखा जा रहा है कि एल्टीमीटर की एमीटर क्या नापता है। तो एमीटर अगर आप सबको पता है शायद कि एमीटर जो है वो विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को नापता है, ठीक है। अगला है ऑडियोमीटर। अब ऑडियो सुन के एक लग रहा है ऑडियो वीडियो, एक होती है ऑडियो सुनने वाली और एक होती है वीडियो, ठीक है। तो ऑडियो के अंदर आपको क्या सुनता है? साउंड, ध्वनि। तो वहीं से है कि ऑडियोमीटर जो है वो ध्वनि की तीव्रता जो है उसको नापता है कि ध्वनि में तीव्रता कितनी है। तो मेजर्स इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अगला है एनीमोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर का काम क्या होता है कि ये वायु की गति को नापता है। वायु किस गति से जा रही है उसको ये नापता है। तो ये क्या करता है? मेजर वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है, विंड की वेलोसिटी को मेजर करता है। और लास्ट है
ऑक्जेनोमीटर, ठीक है। ऑक्जेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पौधे की वृद्धि दर को मापता है, ठीक है, कि पौधे में कितनी वृद्धि हुई है, 10 दिन पहले ये था, 10 दिन बाद इतना बढ़ गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो हम मेज़र करते हैं प्लांट की ग्रोथ को, वो किससे करते हैं? ऑक्जेनोमीटर से, ठीक है। तो ये 5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको करने हैं याद, ठीक है। कल हम अपना फिर से जो है ग्रेविटेशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। और उसके साथ ही लेक्चर के एंड में 5 और इंस्ट्रूमेंट लेके आएंगे। तो 5 आज हो गए, 5 कल होंगे। सोचिए 2 दिन में 10 इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं आपको याद हो जाएंगे। अगर आप ऐसे करेंगे तो काफ़ी इससे आपको फ़ायदा भी होगा, ठीक है। तो कल हम अपना जो है ग्रेविटेशन का नेक्स्ट जो लेक्चर करेंगे, ठीक है, साथ ही करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स। So thank you students for watching the lecture. Do subscribe the channel and tell your friends to subscribe the channel. So thank you.